हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और इसमें हम ये देखेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो अब हम देखने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, तो हम इसमें मेनली रूप से बात करते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, हम ये देखते हैं इसमें कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स कब लगता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, बोल रहा है यहाँ पे कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है। एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? इक्वल और अपोजिट। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ के ऊपर अगर हम बात करें कि एक बॉडीज़ ये है, दूसरी ये है, इसके ऊपर जितना फोर्स लगता है इसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगता है। ठीक है, मतलब वही बात कर रहा है कि इक्वल और अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, हमसे ये बोल रहा है कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पेयर में। एक को बोला जाता है एक्शन और दूसरे को बोला जाता है रिएक्शन। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि एक को एक्शन बोलते हैं और दूसरे को रिएक्शन बोलते हैं, और एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं हमेशा एक साथ काम करते हैं, साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ठीक है, किनके? दो बॉडीज़ के बीच में। तो हम क्या बोलते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं दोनों एक साथ काम करते हैं और डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मतलब दो बॉडीज़ के ऊपर काम करते हैं। हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो ये फोर्स है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, ये नेचर में हमेशा पेयर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेयर में ही पाया जाता है, यानी पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर ही काम करते हैं। मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है वो दो बॉडी के ऊपर लगता है। ठीक है, चलिए एक नोट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम क्या यहाँ पे बोलते हैं कि जो ये फोर्स होता है, किस फोर्स की बात करें? एक्शन और रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं। ये सेम टाइप्स के होते हैं, मतलब जो दो बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ज़रा इस चीज़ को समझते हैं अपन। देखिए, अगर एक बॉडी पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा है तो दूसरे बॉडी पे भी कांटेक्ट फोर्स ही लगेगा। अगर एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दूसरे पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा। ठीक है, अगर एक बॉडी पे अगर हम बात करें इस तरीके से कि अगर एक बॉडी पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है तो दूसरे पे भी इलेक्ट्रिकल ही फोर्स लगेगा। अगर एक बॉडी पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो दूसरे पे भी मैग्नेटिक फोर्स ही लगेगा। एक बॉडी पे न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है तो दूसरे बॉडी पे न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। कुल मिला के कहने का क्या मतलब था कि जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है वो सेम टाइप के होते हैं और दोनों बॉडी के ऊपर सेम टाइप से ही लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी एक्शन और रिएक्शन के बारे में। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इनको। ठीक है, इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एक्शन और रिएक्शन को, कि अगर दो बॉडीज़ हैं तो दो बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर ये चैप्टर आपको आता है तो आपको भी लगता है कि नहीं हमें मैकेनिक्स आती है। ठीक है, इसीलिए हमें इसको स्ट्रांगली पढ़ना होता है, और मैकेनिक्स को तो आपको मजबूती से हमेशा ही पढ़ना होता है और आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बस है। ठीक है, ये ग्राउंड है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस बस के ऊपर ये बस अगर आगे की तरफ जा रहा है, अगर ये बस आगे की तरफ, यानी ऐसे मान लीजिए इस बस के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे अच्छा यहाँ पे दो काम हो रहा है। बस क्या कर रहा है? बस में जो लगा पहिया व्हील है ये ग्राउंड पे फोर्स लगा रही है।
तो आखिर क्या कारण है कि बस आगे की तरफ जा रहा है? तो ग्राउंड भी बस के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एक्शन और रिएक्शन के बारे में, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन के बारे में। तो एक्शन में हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे एक्शन में कि बस पुशेस ऑन ग्राउंड, ठीक है। बस क्या कर रही है? ग्राउंड को धक्का लगा रही है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर रिएक्शन की बात करें, एक्शन की बात करें, तो बस में लगा हुआ पहिया इसके ऊपर एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी बस के ऊपर एक रिएक्शन देगा तभी बस आगे बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ग्राउंड पुशेस ऑन बस, ठीक है, ये समझेंगे। तो आप ये समझ पाए कि एक्शन और रिएक्शन किस तरीके से वर्क यहाँ पे कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल था। उसी तरीके से अगर हम रॉकेट की बात करें, रॉकेट की अगर बात करें तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, और रॉकेट से जैसे मान लीजिए आगे रॉकेट जा रहा है, तो रॉकेट में क्या होता है कि धुआं यानी कि जो गैस होता है वो पीछे की तरफ ऐसे निकलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, एक तो बात करेंगे एक्शन की, ठीक है, एक बात करेंगे एक्शन की और दूसरा बात करेंगे रिएक्शन की। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, अगर इस बात को समझें तो हम ये देखते हैं कि जो गैस है वो इसको इधर की तरफ धक्का दे रही है, और जो रॉकेट है, जो रॉकेट है, रॉकेट इस गैस को पीछे की तरफ धक्का दे रही है। ऐसा ही हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि अगर एक्शन की बात करें तो रॉकेट इस गैस के ऊपर एक्शन लगा रहा है, तो गैस इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है, तो भी ये जाके रॉकेट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये रॉकेट आगे बढ़ता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि रॉकेट पुशेस ऑन गैस। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि रॉकेट पुशेस ऑन गैस, ठीक है। तो ये तो एक्शन था। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो गैस भी तो इस रॉकेट को आगे की तरफ धक्का देता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि गैस पुशेस ऑन रॉकेट, ठीक है। ये चीज़, ये बात समझ में आ गई। ये भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल था। अब नेक्स्ट की बात करें अगर, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, जैसे ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। एक स्प्रिंग को एक मानव है, एक इंसान है जो इसे खींच रहा है, ठीक है, इसे इधर की तरफ खींच रहा है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये इस स्प्रिंग के ऊपर एक्शन कर रहा है, तो स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाएगी पीछे जाने के लिए। जैसे अगर इस इंसान की बात करें तो ये इधर की तरफ इसे खींच रहा है, यानी स्ट्रेच कर रहा है, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग क्या करेगी, ये अपने नेचुरल पोजीशन में आने के लिए स्प्रिंग इसके ऊपर पीछे की तरफ धक्का लगाएगी। ऐसा ही होता है। तो अगर हम बात करें एक्शन की, तो हम बोलेंगे कि मैन पुशेस ऑन स्प्रिंग, ठीक है, हम ये बोलेंगे। फिर अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो स्प्रिंग भी तो धक्का लगा रही है, तो हम बोलेंगे कि स्प्रिंग पुशेस ऑन मैन। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। एक्शन रिएक्शन का पेयर हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है अगर एक डायरेक्शन में, तो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, बस क्या कर रही है, इस अर्थ को पीछे की तरफ धक्का देना चाहती है, ठीक है। तो ये अर्थ क्या करेगी, इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो हम कहते रहे कि जो बस है वो एक्शन कर रहा है, ठीक है, यानी कि बस क्या है, एक्शन फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो अर्थ भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी बस के ऊपर, ठीक है। ग्राउंड की बात कर रहे हैं। रॉकेट की बात करें, रॉकेट गैस और रॉकेट, ये गैस है, तो गैस और रॉकेट की बात करें तो रॉकेट इस गैस के ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो ये गैस भी इस रॉकेट के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तभी ये रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो ये मैन जो है स्प्रिंग के ऊपर इधर की तरफ एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो ये स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, मैन के ऊपर, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है ना कि ये स्प्रिंग करे छोड़ो, क्या करे छोड़ो, ठीक। चलिए,
तो ये तो एक एक्शन रिएक्शन की बात थी। हम कुछ इसमें फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उसकी डिपेंडेंसी मेनली रूप से चली जाती है एफबीडी के ऊपर, यानी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। तो थोड़ा हम चर्चा करेंगे एफबीडी के ऊपर, यानी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर, ठीक है। हम ये जानेंगे कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर किधर लग रहा है और कैसे लग रहा है और किस तरीके से लगता है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए ज़रा यहाँ पे समझिए, अगर हम बात करें एफबीडी की, एफबीडी यानी इसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ये अपन बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक से ज़्यादा बॉडीज़ बना ले रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक बॉडी ये है, ग्राउंड पे रखी है, इसका मास m है, ये बॉडी रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। देखिए आपको ना ध्यान से इसी चीज़ को समझना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई मतलब आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें हम आपको कुछ शॉर्टकट भी बताएंगे किस तरीके से आप यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं या नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं, उसको आसानी से आप निकाल लेंगे। ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। चलिए कुछ और की बात करेंगे अपन, दो से अधिक बॉडीज़ की भी बात करेंगे यहाँ पे, और इनका मास जो है उसकी एक वैल्यू लेके भी अपन बात करेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन देखते हैं, ये भी रेस्ट में है, ये बॉडी भी पूरी तरीके से रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसके एफबीडी की बात करें तो आप इसको ना पॉइंट मास मान लेंगे। आप इसको क्या मान लेंगे? पॉइंट मास मान लेंगे। चलिए ध्यान से आप समझिएगा, जिस तरीके से आपको बताया जाए उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट मास मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक पॉइंट मास मान ले रहे हैं तो इसका मास क्या है? m, तो इसका भी मास m होगा, ठीक है। आप सबको पता है, 9th में अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो भी किधर? नीचे की तरफ। तो हम बोलेंगे कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ, तो ये होगा mg, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इस ग्राउंड के ऊपर हम समझें कि इस ग्राउंड के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये एक एक्शन हो गया। तो ये ग्राउंड भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में ये जो मास है ना, इस अर्थ के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, कितना? mg के बराबर। तो ये भी इसके ऊपर, यानी ग्राउंड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए बॉडी ये रेस्ट में है, और रेस्ट में होने का मतलब है कि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम इक्वल है। आप क्या समझेंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम सम 0 के बराबर है, ठीक है। यानी आप ये समझेंगे कि अगर इस बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, यानी कि अगर 2 फोर्स लग रहे हैं, तो अगर और ये बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब एक इसके ऊपर अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा, ठीक है। आप ऐसे समझेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें इसके ऊपर अर्थ द्वारा, इस ग्राउंड द्वारा इसके ऊपर लगाया जाने वाला फोर्स, तो ये होगा ऊपर की तरफ, और इस फोर्स को आप नाम दे देंगे n, और n फॉर नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसको क्या नाम दे देंगे? नॉर्मल फोर्स दे देंगे, ठीक है। तो ये जब बॉडी कांटेक्ट में होता है ना, तभी ये फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ऐसा बोल देंगे। या इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोल देते हैं कि अगर ये नीचे की तरफ एक्शन है तो ये ऊपर की तरफ रिएक्शन है, ठीक है। अगर ये बॉडी पूरी तरह रेस्ट में है तो हम ये बोलते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या है? बराबर, यानी कि n = mg ये है। ये भी बात ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और समझिए। जैसे अगर बॉडी ये रेस्ट में है तो इसका मतलब अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, तो ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और इस फोर्स को नाम दे देते हैं हम नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल है, आप ऐसे समझिए। 1-2 एग्जांपल और देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
अब ये m1 है, इसको अलग से बनाइए, तो ये आपका m1 हो गया। यहाँ पे आप बनाइए m2 अलग से, तो ये आपका हो गया m2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ लग रहा होगा फोर्स जिसका नाम होगा m1g, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जिसको अपन नाम दे देते हैं n1 के बराबर। तो ये आपका n1 हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर तो लग गया फोर्स। अब ज़रा हम इसकी बात करते हैं m2 की। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऐसे बात करें कि इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ अगर m1g लग रहा है और ऊपर की तरफ n1 लग रहा है, तो ये बॉडी इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाई है कितना, n1, तो ये बॉडी भी इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ। किसकी तरफ, नीचे की तरफ। ध्यान से इसे समझना है आपको, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जैसे दो सरफेसेस की बात हो रही है यहाँ पे, एक इसकी और एक नीचे वाले की, ठीक है। तो ये देखिए, एक m1 बॉडी का ये निचला सरफेस है, ठीक है, और ये m2 बॉडीज़ का ये ऊपर वाला सरफेस है, अपर सरफेस है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर बात करें, यानी इसके ऊपर, तो इसके ऊपर इसके द्वारा एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ जिसको नाम दे रहे थे n1, तो ये बॉडी भी इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, यानी इस बॉडी के ऊपर अपर सरफेस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे n1, क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट लगता है। मतलब ये इसके ऊपर अगर n1 ऊपर की तरफ लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर नीचे की तरफ n1 लगाता है, ये समझना है, ठीक है। तो अगर इस बॉडी की बात करें तो m2 के ऊपर एक तो नीचे की तरफ पहले ही फोर्स लग रहा है, क्या नाम है इसका, n1, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये m2, तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसको बोल देते हैं m2g, अपन ये बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो देखिए, ये तो पहले था, ये अब ये है। अब यहाँ पे समझिए, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m2g, तो इस अर्थ, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी जिससे अपन नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, और इसका नाम हो जाएगा n2। क्या नाम हो जाएगा, n2, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये बॉडी पूरी तरह रेस्ट में है, यानी कि n1 और m1g दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो m1g ये आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ की बात करें तो ऊपर की तरफ कौन फोर्स लग रहा है, n2, नीचे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, देखिए n1 और m2g, दो फोर्स लग रहे हैं। नीचे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, n1 और m2g, तो यहाँ पे n1 प्लस m2g लिखेंगे, ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखिए, अगर n1 के वैल्यू की बात करें तो n1 की वैल्यू क्या है, m1g के बराबर, तो n2 बराबर आ जाएगा m1g प्लस m2g। अब आप क्या कॉमन ले लीजिए, g कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2 और बाहर बचेगा g, और ये आ जाएगा n2 के बराबर। ये बात समझ आई। तो अगर इसकी बात करें तो ये मेथड 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की बात करते हैं। आप इसको क्या करिए, इस पूरे को एक सिंगल बॉडी मान लीजिए। अगर पूरे को सिंगल बॉडी मानेंगे तो इसका मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 के बराबर। तो जब हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप इसको एक सिंगल बॉडी मान लिए तो इसका मास क्या था, m1 प्लस m2, ठीक है, ये था। तो अगर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो अगर इसका मास है m1 प्लस m2, तो इसके ऊपर ये g ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, तो ऊपर की तरफ भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, और जिसको हम नाम दे दिए हैं यहाँ पे m2। तो अरे मान लो n2 नाम दे दो। तो अगर बात करें कि ये रेस्ट पे है तो n2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये n2 की वैल्यू, ये एक शॉर्टकट है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी चीज़ को
एक तरीके से हम आपको और समझा देते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप ज़रा इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये सब हटा दीजिए, बाउंड्री सब हटा दीजिए। चलिए ये बना लीजिए आप, ये M1 था, यहाँ बना लीजिए ये आपका M2 था, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जिसको बोलेंगे M1G। इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको बोल देंगे N1, ठीक है। अब समझिएगा इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स N1 लगा है वो किस सरफेस के कारण लगा है, ये M2 के अपर सरफेस के कारण, यानी इस सरफेस के कारण इसके ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगा है, तो ये हम बोल देंगे एक्शन है। ये इसके ऊपर क्या लगा दिए, एक्शन, तो ये इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी किसकी तरफ, नीचे की तरफ, तो अपन ये नाम दे देंगे कि ये हो गया इसके ऊपर N1। इक्वल एंड अपोजिट लगता है, अगर इसके ऊपर इसने N1 एक्शन फोर्स लगाया तो ये इसके ऊपर N2 एक्शन फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें इसके FVD की, तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, M2G लगेगा। अब देखिए ग्राउंड सरफेस की बात कर रहे हैं ये, तो ग्राउंड सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगाएगी एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ जिसको नाम दे देंगे N2। दरअसल ये भी है, ठीक है। आप इन दोनों को भी सॉल्व करिए कि N1 इज इक्वल्स टू आपका M1G है और N2 इज इक्वल्स टू आपका है M2G, और नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है N1, और N1 की वैल्यू M1G रख दीजिए, आपका यही नॉर्मल फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक FVD समझने का तरीका था। आप अगर FVD आपको ये समझ में आ गया तो थोड़ा हम आगे भी चर्चा करते हैं। चलिए अब हम मान लेते हैं कि 3 बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो आप 2 से अधिक बॉडीज़ का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक बॉडी, इसके ऊपर है ये दूसरी बॉडी, इसके ऊपर है एक तीसरी बॉडी, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं ये M1, ये M2, ये M3, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। ये बॉडीज़ क्या हैं, रेस्ट पे हैं। चलिए इसका FVD बनाते हैं, FVD। अब समझिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले M1 की बात करते हैं। ये आपका है M1, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें इसके ऊपर, तो नीचे की तरफ लगेगा आपका M1G, ये फोर्स लगेगा। अब समझिएगा नीचे की तरफ ये बॉडी इसके ऊपर नीचे की तरफ एक्शन लगा रही है M1, ठीक है। हम इसी बॉडी की बात करते हैं, बस समझते इस तरीके से एक्शन और रिएक्शन से। तो ये बॉडी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ जिसको अपन नाम दे देंगे N1। ये बात समझ में आ गई। तो M1 का तो आपने FVD बना लिया। अब M2 की बात करते हैं, ज़रा इसको आप समझिएगा। अगर हम M2 की बात करते हैं, अब समझिए सबसे पहले इस बॉडी ने इस बॉडी ने इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ लगाया है N1, ठीक है, यानी रिएक्शन। तो ये बॉडी इसके ऊपर एक एक्शन देगी किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो आप नीचे भी बना सकते हैं, आप ऊपर भी बना सकते थे। आप इसको चाहें तो यहाँ बना लीजिए, या आप चाहें तो इसको नीचे बना लीजिए। चलिए हम ऊपर भी बना देते हैं, नीचे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ऊपर वाले में तो हमने ऊपर बनाया ही था, पीछे के क्वेश्चंस में इसमें नीचे बना देते हैं। ये आपका हो गया नीचे की तरफ N1 इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये तो एक्शन और रिएक्शन की बात हो गई, इसकी और इसकी बात हो गई। अब ज़रा M2 को अलग से समझते हैं। M2 ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नाम हो जाएगा M2G, ठीक है। अब देखिए इस बॉडी के ऊपर इस बॉडी के द्वारा एक एक्शन फोर्स लगाया जाएगा ऊपर की तरफ जिसको अपन नाम दे देंगे N2। क्या नाम दे देंगे, N2। ये हो गया, ये ख़त्म बात है, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं सबको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब हम M3 की बात करते हैं। यहाँ पे ये M3 है। अब समझिए इसने इसके ऊपर की तरफ लगाया था एक्शन, तो ये बॉडी भी इसके ऊपर लगाएगी एक नीचे की तरफ रिएक्शन। तो हम ये बोल देंगे कि ये N2 एक नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ भी लगेगा, ये हो गया। तो ये तो इसके द्वारा इसके ऊपर लगाया गया रिएक्शन फोर्स है।
तो ये तो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी नीचे की तरफ, सॉरी ये m3 है, नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m3g। अब समझिए ग्राउंड इसके ऊपर एक एक्शन फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा n3, हम ऐसा मान ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर इस तरीके, अब अगर आपके दिमाग में अगर ये बात चले कि n3 तो ग्राउंड ने लगा दिया, ग्राउंड के ऊपर क्या, तो लीजिए बना लीजिए, ग्राउंड के ऊपर ये भी, ग्राउंड के ऊपर ये बॉडी भी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी और वो रिएक्शन होगा और उसकी वैल्यू होगी n3। वो एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से है, ठीक है, ये है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, n1 इज इक्वल्स टू क्या, m1g होगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि ये बॉडी पूरी तरह रेस्ट में है इसीलिए ऊपर और नीचे लगने वाले फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, केवल और केवल n2 है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है फोर्स, n1 प्लस m2g ये लग रहा है, देखिए ये और ये नीचे की तरफ लग रहे हैं। अगर इस बॉडी की बात करें तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, n3, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, n2 प्लस m3g ये लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। अब इसको उठा के इसमें रख दीजिए, इस वैल्यू को उठा के इसमें रखिए, तो हम बात करें n2 इज इक्वल्स टू, n1 के प्लेस पे आप रखिए m1g, तो m1g प्लस m2g, तो यहाँ से n2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा g। अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाला नॉर्मल फोर्स बताइए, तो आप कहेंगे m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ की बात करें तो n3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा n2, n2 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करिए, तो m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ये आ गया m3g, ठीक है। अब g सब में से कॉमन आप ले लेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी ये आपका आ जाएगा n3, ठीक है। यानी आप ये बोलेंगे कि इसके ऊपर यानी m3 के ऊपर लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी के बराबर। और कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछते कि ग्राउंड के ऊपर टोटल नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे m3 यानी कि इस वैल्यू के बराबर, ठीक है, इस वैल्यू के बराबर यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी के बराबर, ठीक है। ये आपका अगर था कि दो से अगर अधिक बॉडीज़ हैं तो उनका हम FVD कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखिए मेन इसमें होता है FVD को समझना, अगर आप FVD को समझ गए मतलब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीख गए, ठीक है, क्योंकि इसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये हमें आता है तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, थोड़े अच्छे टाइप के होंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, उसके FVD को देखते हैं कि किस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो उसका FVD अपन बनाते हैं, उसको ज़रा समझते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरीके का प्लेन है, इसके ऊपर अगर कोई इस तरीके से एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास m है और ये 37 डिग्री के एंगल पर ये इंक्लाइंड है, ठीक है। तो हमें इसका FVD बनाना है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि इसका FVD कैसे हम बनाते हैं। इस पे हमसे पूछ रहा है कि नॉर्मल फोर्स बताइए और हमसे ये बोल रहा है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये सभी के सभी फोर्स को आप रिप्रेजेंट करिए इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मतलब एक नीचे मतलब कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, अगर इसका मास m है तो एकदम से देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो दाएं बाएं इधर उधर नहीं लगता है, किसी एंगल पे नहीं लगता है, वो सीधे लगता है। यानी कि हम कहेंगे
कि इसके सेंटर पे जस्ट नीचे की तरफ लगेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। और हम आगे के भी फोर्सेस को समझते हैं। अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो देखिए ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा एक, तो ये होगा नॉर्मल फोर्स। हमेशा देखेंगे कि इस सरफेस जिस सरफेस से ये कांटेक्ट में है उसके जस्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है। हमें इसको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अगर ये किसी एंगल पे है तो एक तो हम ऐसे बनाएंगे, दूसरा हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने वेक्टर वगैरह पढ़ा होगा तो आपने वहाँ देखा होगा कि ऐसे होता है। अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होता है। अब ज़रा समझिए कैसे, ये 90 डिग्री हुआ। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री पे है, 37 है, तो ये 63 होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि ये 90 डिग्री पे है तो अगर 63 हो गया तो ये फिर कितना होता है, 37 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब कि अगर हम इसके ऊपर बनाएं इस तरीके से तो ये होता है आपका 37 डिग्री। अगर ये mg है तो थीटा के साथ वाला इसका जो कंपोनेंट अब करते हैं तो थीटा के साथ वाला जो होता है ये कंपोनेंट वो कॉस थीटा होता है, यानी ये होगा mg cos 37, ठीक है। ऊपर की तरफ तो आपने देख लिया कि नॉर्मल फोर्स है। अगर हम इसकी बात करें, ये इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसके कंपोनेंट की, तो जो थीटा के बगल वाला होता है वो होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा mg sin 37 डिग्री, ठीक है। ये होगा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ये सारे फोर्सेस हैं। अब ज़रा इसको समझिए आप। अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो ये देखिए ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, ये बॉडी किस में है, रेस्ट पे है। तो जितने फोर्स बस लग रहे हैं ना हम उनको रिप्रेजेंट करें, बाकी किसी को नहीं। और हमसे इसमें पूछा गया था नॉर्मल फोर्स के बारे में, तो जो n है उसकी वैल्यू आ जाएगी mg cos 37 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें cos 37 के वैल्यू की, ये 4/5 होता है। कितना होता है, 4/5 होता है, ये होता है। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो 4/5 mg के बराबर आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें ज़्यादा अभी कुछ अपने को समझना नहीं था, इसके बारे में आप बिल्कुल अभी दिमाग मत लगाइए। बस आप ये समझिए कि जो इसका कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट यानी अगर ये थीटा है तो इसके साथ वाला साइन कॉस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये जो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसे आप समझिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये सारी बातें समझ में आपको आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं कि वो जो वैल्यू होती है वो इक्वल और अपोजिट कैसे होती है, उसी को अपन डेराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन ये बात करेंगे कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसी के हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डेरिवेशन की। अब यहाँ पे समझिएगा आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो बॉडीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं, दो बॉडीज़ हैं, ये मान लीजिए m1 है और ये मास है m2, ठीक है। या आप ऐसे मान लीजिए ये ma है, ये mb है। दो मास हैं, एक का मास है m1 और दूसरा है mb। मान लीजिए इधर की तरफ ये दोनों जा रहे हैं, ऐसे दोनों जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। मतलब ये दो बॉडीज़ थी, दो बॉडीज़ जा रही थी, हमने बीच में देखा था, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इसको समझते हैं। अगर हम इनको अलग अलग बनाएं तो हम ये बात करेंगे कि ये जो है हमारा वो mb है और ये हमारा ma है, ठीक है, ये ma है। तो इसके ऊपर हम एक्शन और रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये बॉडी इसके ऊपर पीछे को धक्का देती है, यानी पीछे की तरफ फोर्स लगाती है।
ये ना इसे आपको समझना है, आपको इसे समझना है, ठीक है। लेकिन इतना फोर्स नहीं लगाती है कि नहीं इसको ये छोड़ के पीछे भाग जाता है, इतना फोर्स नहीं लगाता है। मतलब इतना लगाता है कि जितना ये इसके ऊपर अप्लाई करता है फोर्स, ये भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, इतना ही बस लगता है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर समझा जाए तो पीछे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है इसके द्वारा, यानी हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी कि ए के द्वारा बी के ऊपर लगने वाला फोर्स किधर है, पीछे की तरफ। ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे कि आगे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो इसके द्वारा इसके ऊपर लगेगा, यानी हम ये बोलेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, हम ये बोलेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को अपन समझते हैं। अगर आपने पीछे देखा है, अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने देखा हो, उसके पहले हम समझे थे मोमेंटम के बारे में। तो हमने ये कहा था कि जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम। उसी को अपन लीनियर फोर्स नाम दे दिए थे, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है मोमेंटम के फॉर्म में, तो हम ये बोलेंगे कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी टी, और ये लिखेंगे कि इसके ऊपर मोमेंटम की बात करें तो हम ये लिखेंगे कि पी बी ए, ठीक है, ये लिख देंगे। तो पी बी ए ये हो गया। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि इसके जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वही फोर्स है। अगर इस फोर्स को मोमेंटम के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा पी ए बी वेक्टर फॉर्म में, ये भी रहेगा, ठीक है। अब अगर बात करें इसके ऊपर ओवरऑल फोर्सेस की, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि इनको हम इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स की। तो जो नेट फोर्स है इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर लगने वाला वो एफ ए बी, या ऐसे लिख लें कि एफ बी ए प्लस एफ ए बी, हम ये लिख देंगे, ठीक है। अगर इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो एफ बी ए क्या है, डी अपॉन डी टी, और ये है पी बी ए, इसको वेक्टर फॉर्म में, प्लस डी अपॉन डी टी, ये हमारा है पी ए बी वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया, ठीक है। तो अब तो देखिए ये आ गया ओवरऑल फोर्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इन बॉडीज़ के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि d अपॉन डी टी पी बी ए वेक्टर प्लस d अपॉन डी टी पी ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। हमने ये कहा है कि इस बॉडीज़ के ऊपर इन बॉडीज़ के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब इनका सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर इन वैल्यूज़ की बात करें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ बी ए वेक्टर प्लस एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप इधर भेज दीजिए, तो एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अगर हम बात करें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमने डिराइव कर लिया और हमें ये बात समझ में आ गई कि इस बॉडी के ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इस बॉडीज़ के ऊपर भी लगेगा। बस यही होगा कि इनका जो नेचर होगा, यानी कि इनके ऊपर लगने वाले जो फोर्स होंगे उनका डायरेक्शन बस अपोजिट होगा। बात समझ में आ गई। तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पोर्शन, और आगे के पोर्शन में अपन ये देखेंगे कि इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है, और फिर उसके आगे की चीज़ों को अपन देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।